डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है माइकोराइजा एंड वैम। हमारा ये टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। उनके पेपर फर्स्ट का थर्ड यूनिट ये है माइकोराइजा एंड वैम। एंड वैम में आपके सिलेबस में दिया गया है वैम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये पूरी वीडियो उसी के बारे में है और ये माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स का सेकेंड पार्ट भी है। तो आपको पहला पार्ट पढ़ना पड़ेगा अगर आपको माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स पढ़ना है तो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो चलिए आज के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रोराइजा। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ द माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स इज माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है? ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का रूट के साथ ऑफ हायर प्लांट्स। यह एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सहजीवी संगठन है फंगस और रूट का। द मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर्स ऑफ माइक्रोराइजा आर ग्लोमस स्पेसीज। बहुत ही कॉमन फंगल स्पेसीज जो माइक्रोराइजा में पाई जाती है वो होती है ग्लोमस। Mycorrhizal root shows a dense woolly growth of fungal hypha on their surface. माइकोराइजा के ऊपरी सतह पर एक बहुत ही गहरी और ऊनी ग्रोथ पाई जाती है फंगल हाइफा की। ओके, और यहाँ पर रूट कैप और रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। माइकोराइजा में रूट कैप और रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। द शेप इज इरेग्युलर, ट्यूबरस, नोडुलेटेड। माइकोराइजा में पाए जाने वाला आकार अनियमित गांठदार होता है। माइकोराइजा ऑफन रिमेन्स इन द अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अबंडेंट। माइकोराइजा ज़्यादातर ऐसी ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं सॉइल की, मिट्टी की, जहां पर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा क्षमता में पाई जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ द फंगस जितनी फंगस सॉइल में है उसके बेसिस पर माइकोराइजा को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा वह माइकोराइजा है जो रूट की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगर अंदर पाई जाएगी तो ये इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ कॉर्टेक्स की पाई जाती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब कॉर्टेक्स सेल्स में पाए जाने वाली जो छोटी सी जगह होती है उसे इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। इस इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। द रूट सेल्स सिक्रीट शुगर्स एंड अदर फूड इंग्रेडिएंट्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर प्रोवाइड फूड टू द फंगल हाइफा। अब जब एक्टोमाइकोराइजा में जो फंगस होती है, जब वह इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉर्टेक्स में चली जाती है, वहां पर उसे प्लांट शुगर और अदर फूड इंग्रेडिएंट्स को स्रावित करता है, जिससे कि उसे खाने का पोषण मिल जाता है। इसके बदले में जो फंगल हाइफा होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टेक्स में वो इंक्रीज करती है सरफेस ऑफ द रूट टू सेवरल टाइम्स, जिससे वो इसके अगेंस्ट में या इसके रिटर्न में जो फंगल हाइफा रूट में पाई जा रही है वह सरफेस ऑफ द रूट सेवरल टाइम्स, वह रूट का जो सरफेस है, रूट की जो बाहरी सतह है उसको बहुत ज़्यादा फैला देती है। एक्टोमाइकोराइजा कई प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले वह एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में काम आती है, मतलब वह पानी की सोखने की क्षमता बढ़ा देती है, वह प्लांट में पानी की सोखने की क्षमता बढ़ा देती है। सोल्यूबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल ह्यूमस, जो मिट्टी में जो ह्यूमस पाया जा रहा है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी घुलनशीलता को बढ़ा देती है और साथ ही साथ रिलीज करती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन एंड देयर ट्रांसफर टू रूट्स, जिससे वह और जब वो घुलनशीलता बढ़ाती है कार्बनिक पदार्थ की और उसके साथ वह रिलीज करती है, वह स्रावित करती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, मतलब अकार्बनिक पोषण को,
और जिससे वह एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है रूट्स का। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया एंड हैंडलिंग ओवर द सेम टू द रूट। वह प्रत्यक्ष घुलनशीलता रूट्स की बढ़ा देती है, जिससे वह मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोख पाते, ज़्यादा से ज़्यादा घोल पाते हैं। प्लांट्स विथ एक्टोमाइकोराइजा, जिन प्लांट्स में एक्टोमाइकोराइजा होते हैं उनमें सोखने की क्षमता 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। वह 2 से 3 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम को सोख पाते हैं। द फंगस सीक्रेट्स एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। फंगस जो एक्टोमाइकोराइजा में पाई जाती है वह एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को स्रावित करती है, जो नए उगने वाली रूट्स को बीमारी करने वाले पैथोजन से बचाती है। एक्टोमाइकोराइजा अकर्स इन द ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस। एक्टोमाइकोराइजा ज़्यादातर उन ट्रीज में पाए जाते हैं जैसे कि यूकेलिप्टस, ओक, pitch, pine, etc. The fungus partner is generally specific. It belongs to Basidiomycetes. ज़्यादा बार हमेशा बेसिडियोमाइसिटीज ही एक्टोमाइकोराइजा में पाई जाती है। बेसिडियोमाइसिटीज वाली फंगस ही एक्टोमाइकोराइजा में पाई जाती है। अब सेकंड पॉइंट है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा को वैम या वेस्क्यूलर, अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा भी कहा जाता है। हमने जैसे पढ़ा कि जो एक्टोमाइकोराइजा होती है वह प्लांट के या रूट के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, लेकिन एंडोमाइकोराइजा वह माइकोराइजा है जो रूट के अंदर पाई जाती है और रूट के कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर पाई जाती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी पाई जाती है और यह फैलकर बहुत आगे तक चली जाती है। ऐसे एंडोमाइकोराइजा पाए जाते हैं ग्रासेस में, क्रॉप प्लांट्स में, ऑर्किड्स में या बहुत सारे वुडी प्लांट्स में भी। इन सीडलिंग स्टेज इज ऑफ ऑर्किड्स, अंकुरित स्थिति में ऑर्किड के ये फंगल हाइफा अंदर तक पहुंच जाते हैं जिससे कि नरिशमेंट मिल सके प्लांट्स को। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं एक नई तरह की सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं जिसे पेलोटोन्स कहते हैं, क्योंकि इस पेलोटोन्स से एक्टोमाइकोराइजा को पोषण मिलता है। ये पेलोटोन्स सेल्स इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एंडोमाइकोराइजा में एक्टोमाइकोराइजा जैसे जो कॉर्टिकल सेल्स होती है वह शुगर या अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को स्रावित नहीं करती है, इसीलिए पेलोटोन्स सेल्स के द्वारा ही फंगस को उनका पोषण मिलता है। The hyphal tips passing into cortical cells either produce swollen vesicles or finely branched masses called arbuscles. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक रूट हेयर का डायग्राम है। इसके ऊपरी सतह को हमने एपिडर्मिस कहा है, उसके नीचे की सतह को हाइपोडर्मिस कहा है और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है और नीचे तक आ गई है कॉर्टेक्स। अब एक्टोमाइकोराइजा हमेशा ये ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, ज़्यादा वो एपिडर्मिस तक जाएंगे, लेकिन एंडोमाइकोराइजा जो होते हैं वह प्लांट की रूट हेयर से उसके एपिडर्मिस होते हुए इंट्रासेलुलर स्पेसेस में से होते हुए वो कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं और इस तरीके से वह अपनी ब्रांचेस बनाते हैं। ये ब्रांचेस एक बहुत बड़ा आकार ले लेती है जिसे कहते हैं वेसिकल। वेसिकल्स को हम पुटिकाएं भी कहते हैं। ये वेसिकल्स बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में बनकर ये एक अर्बस्क्यूलर एक बहुत ही बड़ा आकार ले लेती है, ब्रांचेस का आकार ले लेती है या संगठन बना लेती है या गांठें बना लेती है। इन गांठों को हमने कहा है अर्बस्कल्स। ओके, तो इसीलिए एंडोमाइकोराइजा में वेसिकल्स के द्वारा एक नए झुंड का या झुंड बन जाता है वेसिकल्स का या ब्रांचेस का, जिसे कहते हैं अर्बस्कल्स। तो एंडोमाइकोराइजा को वेस्क्यूलर अर्बस्कल माइकोराइजा भी कहा जाता है और यही वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस या हमें फ़ायदा क्या है वैम से।
The major benefits of WAM to the plants are supply of inorganic nutrients as well as enhanced water absorption. जिन भी प्लांट्स में एंडोमाइकोराइजा में वैम होते हैं तो वहाँ पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब अकार्बनिक पदार्थ, साथ ही साथ पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, पानी को सोख लेने की क्षमता उन प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। हम सभी जानते हैं फॉस्फोरस एक प्राइमरी एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल में पाया जाता है, लेकिन ये उस फॉर्म में पाया जाता है जिस फॉर्म को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष तरीके से उसे कार्य में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमेशा फॉस्फोरस को फॉस्फेट फॉर्म में लेते हैं। द प्लांट होली डिपेंड्स ऑन द फॉस्फोरस फॉर इट्स एनर्जी। प्लांट को हर तरीके की ऊर्जा फॉस्फोरस के द्वारा ही मिलती है। अब वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा एक ऐसी फंगस है जो सॉइल में पाए जाने वाले फॉस्फेट्स को घुलनशील कर देती है प्लांट्स के लिए, जिसके कारण फॉस्फेट प्लांट्स को डायरेक्ट मिल जाता है। क्योंकि जो सॉइल में पाए जाने वाली फॉस्फोरस होती है वो इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल फॉस्फोरस होती है, मतलब प्लांट्स में मिट्टी में पाए जाने वाली फॉस्फोरस अकार्बनिक अघुलनशील फॉस्फोरस होती है, जिसे वेस्क्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा ऑर्गेनिक सॉल्युबल फॉस्फेट में बदल देती है, कार्बनिक और घुलनशील फॉस्फेट में तब्दील कर देती है। WAM also provides the plants with the necessary strength to resist the disease, germs and unfavorable weather conditions. जो WAM होते हैं, एंडोमाइकोराइजा होते हैं, जब वो प्लांट्स में पाए जाते हैं तब वह प्लांट को एक नई क्षमता देते हैं जिससे वह बीमारियों से बच सके और साथ ही साथ प्रतिकूल मौसमों से भी बच सके। WAM will be active only near the roots of the plants. WAM हमेशा तभी एक्टिव होते हैं जब वह प्लांट्स की रूट के पास चले जाते हैं। It can be used by applying on the roots through nursery grow bags or by mixing in the compost. हम WAM को प्रत्यक्ष खाद में मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। जब वेजिटेबल्स को हम ग्रो करते हैं साविंग सीड्स में तो 20 ग्राम WAM को हम उसमें मिला देंगे डायरेक्ट खोदने की जगह पर, तब WAM मिट्टी के साथ अच्छे से घुल जाता है। केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी प्रूव दैट 20% इंक्रीज इन यील्ड इन टेपियोका is assured if cultivation is done by mixing WAM. केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने ये साबित करके दिखाया है कि टेपियोका नाम की प्लांट्स की वृद्धि, उसकी कल्टीवेशन, उसकी कृषि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी उपज की वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उसमें WAM को मिलाया जाए, मतलब एंडोमाइकोराइजा को मिलाया जाए। अब कुछ हम इम्पोर्टेंस बता देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के। ये टॉपिक हमारा 8th वीडियो से कनेक्टेड ही है। दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्लांट्स बाय 15 to 35%। उपज में वृद्धि 15 से 35% बढ़ जाती है अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स में मिला देते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर इफेक्टिव इवन अंडर सेमी एरिड कंडीशंस। बायो फर्टिलाइजर्स अर्धशुष्क स्थिति में भी अच्छे से कार्य कर सकते हैं। फार्मर्स कैन प्रिपेयर द इनोकुलम देमसेल्फ। जो किसान होते हैं वह अपने आप ही खुद से ही इनोकुलम बना सकते हैं। दे इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वह मिट्टी का आकार भी अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। Biofertilizers do not allow pathogens to flourish. Biofertilizers बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस को बढ़ने नहीं देते हैं। They produce vitamins and growth promoting biochemicals.
जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वह विटामिन्स और दूसरे बायोकेमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में बढ़ाते हैं। दे आर नॉन पोल्यूटिंग। बायो फर्टिलाइजर्स प्रदूषण भी पैदा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।